तो आ चुके हैं हम फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, यानी कि जो सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर आता है आप लोगों का लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, यानी कि उसे हम फिफ्थ सेमेस्टर बोलते हैं, उसके लिए रामबाण वीडियो होने वाली है। ये वीडियो महासंग्राम वीडियो है। इसमें हम सभी वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन पर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अगर ये शॉर्ट आंसर में है तो आप लोग लॉन्ग आंसर में तैयारी कीजिए, और हर हाल में इससे अच्छे से पढ़िए। आप लोगों का 100% ये सभी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आप लोग देर न कीजिए और जल्दी से सभी क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। अबाउट सेक्शन में सभी ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी चैनल टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी जुड़ सकते हैं, और सभी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे वहाँ पर आप लोग। और पीडीएफ से नोट्स बना लीजिएगा, अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो भी ऐसे ही आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले, कि आप अपने इस चैनल को बीए स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहले हम सबसे पहले तैयारी करेंगे कि प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, यानी कि प्रशासन पर नियंत्रण के लिए कार्यपालिका द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। जैसे कि क्या है, शासन की नीतियों का निर्धारण करना, प्रशासन की नियुक्ति, प्रशासकों का हस्तांतरण तथा निष्कासन, बजट के माध्यम से नियंत्रण इत्यादि क्या होता है, ये प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, जो प्रशासन के ऊपर होता है। फिर क्या होता है देख लीजिए कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग। स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या है। तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग एक विलक्षण प्रकार की अमेरिकी प्रशासकीय इकाई है। कहाँ की इकाई है, अमेरिकी की। ये सब आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। क्या है, अमेरिकी है, ये आप लोगों को तैयार रखना है। फिर क्या है, वहाँ स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना इसलिए की गई ताकि समाज में शक्तिशाली आर्थिक वर्गों की क्रियाओं के नियंत्रण एवं नियमन द्वारा सार्वजनिक हित की रक्षा एवं उसमें वृद्धि की जा सके। इन आयोगों को स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है कि ये वह वहाँ की कार्यपालिका राष्ट्रपति के नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। मतलब ये राष्ट्रपति के अंडर में नहीं होते हैं, ये उससे स्वतंत्र होते हैं। ये अपनी नीतियों का निर्माण करने तथा अपने वित्तीय साधनों का नियंत्रित करने के पूरे अधिकार हैं। इन पर क्या होता है, ये अपने आधिकारिक होते हैं। इसे आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंडल के आधार पर इसका गठन होता है, जिसमें 5 से 11 सदस्य होते हैं। लेकिन जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश में एकल शासन व्यवस्था लागू है, संघीय शासन है, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में है, कुछ आवश्यक कार्यपालिका है, जो आवश्यक कार्य है उनके लिए केवल है, केवल विशिष्ट कार्यों के लिए संघीय है, बाकी एकल ही है। फिर क्या है, लोक निगम क्या है। अब हम जानेंगे कि लोक निगम क्या है। तो लोक निगम का अर्थ है निरंतर चलता रहने वाला पारंपरिक व्यापारिक संगठन। इसमें सरकार, जनता एवं निजी उद्यमी का सहयोग होता है। यह अंग्रेजी के कारपोरेशन का हिंदी अनुवाद है। कारपोरेशन आप लोगों ने सुना ही होगा, उसी का क्या है, लोक निगम है। इस इसका अभिप्राय निम्न विशेषताओं वाले ऐसे व्यक्तियों के समूह से है। कैसे, जो एक व्यक्ति के सामान्य कार्य करते हैं, उसे राज्य द्वारा कानून बनाकर विशेष प्रयोजन पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यह अपनी पृथक कानूनी प्रक्रिया रखता है, यह अस्थायी होता है, और इसमें सरकार के निजी उद्यमी का सहयोग होता है। तो ये होता है क्या, लोक निगम का अर्थ, और उसके क्या क्या मतलब कार्य होते हैं। फिर क्या है, कार्यपालिका के मुख्य कार्य। कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या होते हैं। कार्यपालिका के कार्य हैं प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर हाल में आएगा। कर्मचारियों को नियुक्त एवं पदच्युत करना, निर्देश एवं आदेश जारी करना, कार्यों में समन्वय स्थापित करना, कूटनीतिक कार्य, सैन्य कार्य, प्रशासकीय कार्य। तो ये सब क्या है कि कार्यपालिका के कार्य हैं। फिर देखते हैं कि सुशासन क्या है। सु मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि
जिससे अच्छा रहे या मतलब जैसे कि भली भांति शासन या अच्छा शासन या जनता का शासन, लोगों का शासन। तो सुशासन का समान रूप से अर्थ जनता के शासन से लगाया जाता है। इसमें आम नागरिकों के हितों पर ध्यान दिया जाता है। प्रशासन सरकार का अन्य सभी अंगों को काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश का ग्रामीण अपने संविधान को भले ही न जानता हो, लेकिन उससे राजस्व कर्मचारी तथा पुलिसकर्मी जरूर मालूम होते हैं। ये प्रशासन के ही अंग हैं। जन्म से ही बच्चा लोक प्रशासन के अधीन होता है। लोक कल्याण जैसी कई एजेंसियां हैं जिनसे बच्चा लाभान्वित होता है। मानवीय क्रियाकलाप के सभी स्तरों पर विज्ञान की महान प्रगति होने तथा नए तरीकों के विस्तार होने से प्रशासन तथा समाज में प्रभावशाली तालमेल लाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी अपने आप को क्या है, जनता का सेवक समझें, तभी सुशासन की कल्पना साकार हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फिर भी बता रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं सभी सेमेस्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लेना। फिर क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध पर फ्रेडरिक टेलर के विचार। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक फ्रेडरिक रेटजल थे जो भूगोल के मतलब विद्वान थे या वैज्ञानिक थे, लेकिन यहाँ पर फ्रेडरिक टेलर के विचार हैं। तो ये क्या है, जनक वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा के जनक कौन है? F.W. टेलर हैं। F.W. टेलर हैं। तो क्या है, फेडरिक और डब्ल्यू का कुछ अर्थ होगा, इतना दोस्तों नहीं पता है। यह औद्योगिक युग की उत्पत्ति है। वैज्ञानिक प्रबंध का वह दर्शन है जिसमें परंपरा एवं अंधविश्वास के स्थान पर प्रयोग, परीक्षण और विश्लेषण को महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों की व्याख्या, समस्या का विश्लेषण, सामग्री को एकत्र करना और वर्गीकरण करना, विकल्पों का समन्वय और मूल्यांकन, निष्कर्षों के परीक्षण और संशोधन के उपरांत नियमों की स्थापना करना है। तो ये क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जो फ्रेडरिक टेलर हैं उनका विवरण है। वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन में वृद्धि हुई है और श्रमिकों तथा प्रबंधकों के संबंध मधुर हुए हैं, जिसके कारण पारिश्रमिक की दरों में सुधार आया है। हेनरी फोयल का संगठन सिद्धांत क्या है? तो इसमें 14 संगठन थे, सिद्धांत थे। श्रम विभाजन, अनुशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा। श्रम विभाजन, अनुशासन, निर्देशन, पारिश्रमिक श्रेणी श्रृंखला, समता, पहल करने की शक्ति, अधिकारों तथा उत्तरदायित्व, आदेश की योग्यता, व्यक्तिगत हित सामान्य हित से गौड़, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सुव्यवस्था, पदावधि की स्थिरता और सहयोग की भावना, ये सब इसमें 14 सिद्धांत है। इसका भी मतलब जो 14 सिद्धांत है, इस हर एक का जो है मेन टॉपिक है, हेडिंग है, इसके बारे में जो ज़्यादा डिस्कस अगर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जितने लोग आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव क्या है। कटौती प्रस्ताव बजट से संबंधित है। यह सदैव विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 3 प्रकार का होता है: नीति विषयक कटौती, मित व्ययिता संबंधी कटौती और प्रतीकात्मक कटौती। फिर क्या है, संसद में प्रश्नकाल क्या है? प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्न से ही आप लोग समझ जाना कि इसमें कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। जब संसद का सदस्य चल रहा होता है तो प्रतिदिन पहला घंटा प्रश्नों के लिए निश्चित रहता है। संसद का कोई भी सदस्य सदन में संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है और समान रूप से प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अंतरांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में पूछा जाता है और संबंधित मंत्री लिखित रूप में उत्तर देते हैं। अल्प सूचना प्रश्न लोक महत्व के मामले से संबंधित होता है। फिर क्या होता है, ये होगा संसद में प्रश्नकाल कब होता है? तो पहला घंटा। प्रशासन के 5 लक्षण बताइए। तो प्रशासन के 5 लक्षण कौन कौन है? मनुष्य और भौतिक साधनों का समन्वय, नीतियों का पूर्व निर्धारण, संगठित मानवीय सहयोगात्मक तत्वों की प्रधानता, मानवीय प्रयासों का उचित निर्देशन और मानवीय प्रयासों का समायोजन। तो ये होता है प्रशासन के 5 लक्षण। फिर क्या है, प्रदत्त विधायन क्या है? तो प्रदत्त विधायन लोक शासन के हस्तांतरण सिद्धांत पर आधारित है। संसद द्वारा कार्यपालिका को विधि निर्माण के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी को प्रदत्त विधि क्या है, निर्माण
पर इसी को प्रदत्त विधि निर्माण की संज्ञा दी जाती है। इसी कारण यह कार्यपालिका विधि निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। इसे अधीनस्थ विधि निर्माण भी कहते हैं, जो अधिनियम के संसद के अधिनियमों का संशोधन का अधिकार प्रदान करता है। और विधि निर्माण का अर्थ किसी अधीनस्थ अधिकारी जैसे मंत्री द्वारा विधायी शक्तियों को प्रयोग का अधिकार देती है। तो ये हो गया प्रदत्त विधायन मतलब क्या होता है। फिर क्या है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण क्या होता है कि लेखा परीक्षा वह निश्चित करती है कि प्रशासन के विधायिका द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही सार्वजनिक धन का व्यय किया है या नहीं। लेखा परीक्षण के माध्यम से विधायिका के सदस्य इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कार्यपालिका द्वारा उनके आदेशों के किस सीमा तक पालन किया गया है। लेखा परीक्षण को इसलिए प्रशासन पर नियंत्रण संबंध स्थापित करने वाला बाह्य माध्यम कहा गया है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है वित्तीय संबंधी समस्त लेन देन का परीक्षण, लेखांकन का परीक्षण तथा उसकी सत्यता। ये होता है लेखा परीक्षण की अवधारणा। लेखा परीक्षण होता क्या है। फिर क्या है फिर इसमें थोड़ा सा और टॉपिक है कि लेखा परीक्षण क्या होता है। वैधानिक व्यय को नियंत्रित करने की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि प्रशासन अपनी निष्पक्षता, कुशलता तथा नियमितता को सिद्ध करता है। फिर क्या है लेखांकन क्या है। संगठन के वित्तीय कार्यों का समुचित अभिलेख ही लेखांकन है। इसमें वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा होता है। राज्य की वित्तीय स्थिति एवं उन संक्रियाओं से ही संबंधित तथ्यों को शीघ्रता से निर्मित करने एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विधा को ही लेखांकन कहा जाता है। फिर क्या है लेखा परीक्षण के उद्देश्य। लेखा परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं। लेखा परीक्षण के उद्देश्य निम्न है कि व्यय का वैधानिक परीक्षण, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, उत्तरदायित्व को निश्चित करना, वित्तीय स्थिति का आभास और बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति में सुधार, नियमों की अवहेलना को रोकना, ये सब क्या आता है लेखा परीक्षण के अंतर्गत आता है। फिर क्या देखते हैं हम लोग कि बजट में वार्षिक आय का व्यय का अनुमान होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बोजर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का बैग या थैला होता है। सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ सन 1733 में, जब ब्रिटिश संसद के समक्ष वहां के वित्त मंत्री रॉबर्ट बालपोल ने अपने चमड़े के थैले से वित्तीय योजना संबंधी कुछ कागज निकालकर पेश किया, तो इस बजट की संज्ञा दी गई। तब से यह शब्द आय व्यय के अनुमानों के लिए प्रयोग होने लगा। फिर बजट में आय व्यय का वार्षिक अनुमान लगाया जाता है। भारत में बजट का आरंभ 18 फरवरी 1860 ईस्वी से वित्त विशेषज्ञ जेम्स बिलियन द्वारा किया गया। ये आप लोगों को याद रख लेना अच्छे से कि किसके द्वारा लागू किया गया था 18 फरवरी 1860 जेम्स बिल्सन द्वारा। फिर देखते हैं कि हस्तांतरण क्या है। हस्तांतरण उच्च अधिकारी जब अपने अधीनस्थ अधिकारी को अपने उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंप देता है तो उसे हस्तांतरण कहते हैं। अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही बना रहता है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण। तो विधायिका का नियंत्रण किस प्रकार से होता है कि राष्ट्रपति का भाषण, प्रश्न पूछकर, वाद विवाद एवं चर्चा करके, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, संसदीय समितियां और ऑडिट द्वारा इस प्रकार से नियंत्रण रख सकते हैं। फिर क्या है पद वर्गीकरण। तो पद वर्गीकरण देख लेते हैं कि समान प्रकृति तथा गुण व्यक्तियों, विचारों एवं समूहों के विभिन्न बिंदुओं पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण एक श्रेणीबद्ध होती है क्या है श्रेणीबद्ध क्रिया होती है। योग्यता पर आधारित नौकरी पेशे के लिए सरकारी पदों का वर्गीकरण अनिवार्य है। इसमें मैर्टिन मार्क्स के अनुसार पद वर्गीकरण का अर्थ है कर्तव्यों एवं आवश्यक योग्यताओं के आधार पर सरकारी पदों का समूह बनाना। फिफनर के अनुसार क्या है कि पद वर्गीकरण योजना का संबंध कर्तव्यों के करने में निहित उत्तरदायित्व, शक्ति एवं निरीक्षण आज से है जो इस पद के साथ जुड़े हैं। फिर क्या है पद वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण और दायित्व के आधार पर वर्गीकरण। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और
हमारे साथ जुड़े रहिए इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, वेबसाइट पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप लोगों का बहुत ही हेल्प होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।